Hello everyone, I am back with the 12th lecture of the chapter The Enemy from your book Vistus. Students, in the previous lecture we have already discussed that a messenger comes to Sadao's house and he tells him that the general is really sick and he need to see the general. So Sadao went there and he was checking on the general, and he also discusses the whole matter with the general about the prisoner, about how he operated him, and everything he discusses with the general. So the general suggests him to kill the prisoner, that it would be very easy for him to just kill him, not to give him to the Japanese government, because he might be arrested, Sadao might get arrested, and he cannot afford to lose such a brilliant surgeon, because there was only one person he trusts. जो जनरल है वो सिर्फ सदाओ को ट्रस्ट करता है अपने ऑपरेशन को लेकर, अपने ट्रीटमेंट को लेकर के, और किसी को ट्रस्ट नहीं करता है. तो ही कैन नॉट अफोर्ड दैट सदाओ गेट्स अरेस्टेड. वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि सदाओ को अरेस्ट कर लिया जाए. So they both came up with a plan, and the general suggests him that he must kill the prisoner. He would send 2 assassins to his house, and he must leave the partition open to his room, and they will get to his room and kill him at night, and also remove the body. So for the sake of Hannah, Sadao agrees. वो तैयार हो जाता है. And now we will see what happens next. He left the general's presence then and went home thinking over the plan. अब दोनों में प्लान तो डिस्कस हुआ. जनरल ने उसको पूरा प्लान बताया कि वो ऐसे ऐसे रात को 2 असैसिन्स, 2 हत्यारों को भेजेगा, 2 मर्डरर को भेजेगा, और वो प्रिजनर के रूम में जाएंगे, उसको इंटरनल इंजरी देंगे, और उनके पास ट्रिक होती है कैसे उसको इंटरनली इंजर करना है, और वो उसकी हत्या कर देंगे, उसको मार डालेंगे, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा, और इनफैक्ट उसकी बॉडी को भी वो लोग ठिकाने लगा देंगे. अब ये पूरे प्लान के बारे में सोचते सोचते सदाओ घर चला जाता है. उनको देख लेता है, उनको चेकअप कर लेता है, और वहाँ से चला जाता है सदाओ. इन हिज वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड. ही वुड टेल हैना नथिंग. और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर ये प्लान काम कर जाता है तो सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाएंगी. वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड मतलब उसके हाथ में कोई भी उस पर कोई भी किसी भी तरह का इल्ज़ाम नहीं रह जाएगा, उसके हाथ पे किसी तरह का कलंक नहीं रहेगा. तो और हैना को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा, हैना को कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है. Since she would be timid as the idea of assassins in the house, and yet certainly such person were essential in an absolute state such as Japan was. अब देखो, हैना को इसलिए नहीं बताना है क्योंकि हैना एक तो असैसिन्स का नाम सुन करके, हत्यारों का नाम सुन करके डर जाएगी. दिस इज़ नॉट नॉर्मल. ये जनरली ऐसे किसी का मर्डर कर देना, घर में 2 असैसिन्स आएंगे, उसको घुस के किसी का मर्डर करके चले जाएंगे, ये सब सुनने में बहुत आसान लग रहा है, बट ईजियर दैन डन. कि एक्चुअली में ये चीज़ आपके घर में होगा तो ये बहुत ही टेरिफाइंग है. तो इसीलिए हैना को ये सब नहीं बताना है, क्योंकि ऑलरेडी हैना थोड़ी सी कमज़ोर दिल की है. तो हैना को नहीं बताना अच्छा होगा, क्योंकि वो ये आइडिया को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी. इस प्लान में वो हो सकता है कमज़ोर पड़ जाए. और अभी वो लोग बहुत ज़रूरी हैं इस प्लान में, क्योंकि जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है, जिस परिस्थिति में वो लोग हैं, तो वो असैसिन से भी जापान की बहुत मदद कर रहे हैं देखा जाए तो. क्योंकि वो लोग एक एनिमी को मार डालेंगे, एक दुश्मन को मारेंगे, तो ये एक तरीके से हेल्प ही हुआ ना. तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, उस प्लान का ये पार्ट है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा बिना ज़्यादा हल्ला गुल्ला किए, बिना सबको बताए, बिना ढिंढोरा पीटे ये काम कर लिया जाए. How else could rulers deal with those who oppose them? और यहाँ पे वो खुद से सवाल करता है कि कैसे जो रूलर्स हैं वो उन लोगों के साथ कैसे डील करते होंगे जो उनको अपोज़ करता है. कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसके दिमाग में अभी भी चल रहा है कि रूलर्स जो जापानीज़ गवर्नमेंट है, तो अगर कोई उससे गद्दारी करता है, कोई उनको पता चल जाता है कि कोई उनके अगेंस्ट गया है, कोई उनके खिलाफ़ गया है, तो उसके साथ क्या करते होंगे. तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं. He refused to allow anything but reason to be atmosphere in his mind as he went in the room where the American was in bed. वो इन सारी बातों को सोचते सोचते ज़्यादा कोई बात को बहुत जब डीपली आप सोचने लगते हो तो चीज़ें ख़राब हो जाती है. तो
तो ऐसा है कि उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचा जाए, उसको जैसा प्लान किया है वैसे करने दो, तो उतना काफ़ी होता है। अगर आपने एक झटके में सोच लिया कि आपको ये फ़ोटो अपलोड करनी है, वो अच्छी लग रही है, आप अपलोड कर दोगे, लेकिन अगर वो फ़ोटो को बार बार देखते रहोगे तो एक पॉइंट के बाद आपको उसमें कुछ ना कुछ खराबी लगने लगेगी, आप उसको अपलोड नहीं कर पाओगे। तो ऐसा जनरल लाइफ में भी हम लोग के साथ होता है, कोई डिसीजन अगर ले लिया तो उसको कर देना है। अगर उस पर ओवर थिंक करने लगे तो फिर वो चीज़ ना, उसमें आपको बहुत सारी अच्छाई बुराई सब कुछ नज़र आने लगता है और लास्ट में वो कुछ हो नहीं पाता है। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को एट द मोमेंट करना ज़्यादा अच्छा है, उस पर ज़्यादा तो सदाव भी ये सोचता है कि इस बारे में ज़्यादा सोचना ठीक नहीं है, और वो अपने दिमाग में वो एटमॉस्फेयर नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि वो उस चीज़ को पिक्चर करना, फिर वो प्रिजनर के बारे में सोचेगा, ज़्यादा सोचेगा तो उसका हो सकता है माइंड चेंज हो जाए। तो इसीलिए वो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहता था, अपने दिमाग में ज़्यादा कुछ आने नहीं देता है, और उस रूम में जाता है जहाँ पर अमेरिकन आराम कर रहा है। But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. अब जैसे ही वो उसके रूम में घुसता है, प्रिजनर के रूम में, तो वो देखता है कि उसको सरप्राइज़ हो जाता है, वो अचंभित हो जाता है ये देख करके कि जो प्रिजनर है वो अपने बेड से उठा हुआ है और चलने की कोशिश कर रहा है, और इस तैयारी में है कि वो चल के गार्डन तक जाएगा। क्योंकि रिमेंबर येस्टरडे आई टोल्ड यू कि वो गुस्से में जाता है अमेरिकन के रूम में, और उसको कहता है कि कल से तुम 5-5 मिनट के लिए खड़े होने का प्रैक्टिस करोगे, अगले दिन फिर तुम 10-10 मिनट के लिए इसी तरीके से तुम रिपीट करते जाओगे और अपना टाइमिंग को एक्सटेंड करते जाना, ताकि तुमको बहुत जल्दी ज़रूरत है कि तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितने जल्दी खड़े हो पाओ अपने पैरों पे, वो तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो हो सकता है वो उसकी बात मान करके उसने ऐसा करना शुरू कर दिया होगा, और आज वो अभी देख रहा है तो वो बेड से उठा हुआ है और चलने की कोशिश कर रहा है, यानी गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा है। नाउ व्हाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम। लेकिन अचानक देखता है वो ऐसे उसको खड़ा, तो सदाव पूछता है ये क्या है, क्यों खड़े हो? हु गेव यू द परमिशन टू लीव योर रूम? तुम्हें किसने आज्ञा दी कि तुम रूम को छोड़ करके जा सकते हो, रूम से बाहर निकल सकते हो? किसने परमिशन दिया तुमको? आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। अब टॉम जो था वो कैसा है, प्रिजनर है, वो शुरू से ही इतने दिनों से, और थोड़ा यंग भी है, तो यंग जो लोग होते हैं ना उनमें थोड़ा सा रिबेलियस एटीट्यूड होता है, वो थोड़े से ऐसे उल्टा जवाब देने वाले होते हैं, उनको थोड़ा सा उनका बिहेवियर थोड़ा सा रिबेलियस होता है कि कोई चीज़ उनको बार बार आप ऑर्डर दोगे तो वो चीज़ पसंद नहीं है। तो वो बोलता है कि मुझे किसी के परमिशन के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, मुझे आदत नहीं है कि किसी के परमिशन की मैं इंतज़ार करूं। गेली का मतलब होता है सुखपूर्वक, अच्छे से, बड़े प्यार से बोलता है, मतलब अपोज भी कर रहा है लेकिन बहुत प्यार से कर रहा है कि मुझे आदत नहीं है कि मैं किसी के परमिशन का वेट करूं, ठीक है। तो गॉश आई फील गुड अगेन। और वो खड़ा हुआ है इतने दिनों के बाद अपने पैरों पे, उतने दिन से ज़ख्मी था, ऑपरेशन हुआ था उसका, ऊपर से उसको ये डर था कि पता नहीं ये जापानीज़ मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन इन्होंने इतने दिनों से उसको इतने अच्छे से रखा हुआ था अपने घर में, तो अब कहीं ना कहीं उसको उन पर ट्रस्ट बन रहा है कि नहीं ये लोग मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। तो इसीलिए अब वो थोड़ा खुश है, थोड़ा सा शांत है, सुकून में है वो, और वो खड़ा होता है तो ही इज़ हैप्पी और कहता है कि गॉश मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत दिनों के बाद मुझे फिर से बहुत अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है। बट विल द मसल ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। लेकिन जिस साइड में उसका ऑपरेशन हुआ था उस साइड उसको थोड़ी सी ना सुन्नापन महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उधर का जो उसका मसल्स है, उसके जो उसका जो मांस है वो सुन्न है, और उस महसूस कम होता था, या वीकनेस महसूस होता था उसके जिस साइड गोली लगी थी उस साइड में। तो कहता है तो लेकिन क्या इधर के जो मेरे मसल्स हैं वो हमेशा ऐसे ही स्टिफ रहेंगे, बेजान रहेंगे क्या? स्टिफ का मतलब बेजान, तो ऑपरेशन हुआ है मे बी इस वजह से उसका वो साइड जब भी स्टिफ होगा, बेजान होगा, तो इसीलिए वो पूछता है इज़ इट सो? सदाव इंक्वायर्ड। तो सदाव भी बोल रहा है कि हाँ ऐसा है क्या, इधर का मसल तुम्हारा सुन है, बेजान है क्या? उसको भी शॉकिंग लगा। सरप्राइज्ड ही फॉरगॉट ऑल एल्स। और सदाव सब भूल जाता है कि वो खड़ा है, क्यों खड़ा है, उसको मर्डर करने वाले हैं हम, सब कुछ भूल जाता है सब, क्योंकि वो डॉक्टर है, और डॉक्टर के सामने जैसे ही पेशेंट आता है समझो कि
सदाव एक ऐसा डॉक्टर है कि जिसके सामने पेशेंट है, मतलब वो इलाज ऐसे टूट टूट करके इलाज करने लगता है कि बाहर निकलने लगता है उसके हाथों से इलाज। और जैसे कि एक शेर के सामने मांस का टुकड़ा रख दो तो वो वेट नहीं करता है ना खाने का, वैसे ही ये भी सदाव के सामने अगर आप पेशेंट आ जाए या कोई बीमारी आ जाए तो वेट नहीं करता है ट्रीट करने का, तो वो सब भूल जाता है, अपनी दुनिया में मग्न हो जाता है और कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, इधर का तुम्हारा जो साइड है वो सुन्न है, इसमें कुछ महसूस नहीं हो रहा है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट का मतलब, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो वो कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारा इधर का मसल काम नहीं कर रहा क्या, वो या इधर के मसल में तुम्हारे जान नहीं है क्या, उसको वो इंक्वायर करने लगता है, इंक्वायरी करने लगता है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, और वो बोलता है कि अब मुझे देखना पड़ेगा। दीदी नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, तो वो कहता है कि अच्छा मैं देखता हूँ कि वहाँ क्या हो सकता है, ऐसा तो नहीं कुछ किया मैंने कि अभी तक तो उसको बस जान आ जानी चाहिए थी। He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. Massage may do it, he said. और वो उसके शर्ट को उठाता है और शर्ट उठा करके उसके पिछले भाग को देखता है, यानी बैक में उसके राइट साइड में पीछे कमर के पास गोली लगी थी तो वो देखता है और उसको अच्छे से एग्जामिन करने की कोशिश करता है कि गेज़ का मतलब ध्यान से देखना, और हीलिंग यानी कि घाव अभी भर रहा है तो उसको बड़े अच्छे से गौर से देखता है और कहता है कोई बात नहीं, मसाज करने से ये ठीक हो जाएगा। मसाज में डू इट मतलब मसाज करने से उसमें जान आ जाएगी, मसाज करने से सब नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज से नहीं भी ठीक हुआ तो उस एरिया को मसाज करने से वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। इट वुडंट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड। तो यंग मैन बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड। अब वो इतने दिनों के बाद होश में आया है, I mean, उठ के खड़ा हो रहा है, और वो इतने दिनों के बाद उठ करके खड़ा हुआ है, चल रहा है अपने पैरों पे, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उसके कमर में काम कर रहा है नहीं मसल, उसको बेजान लग रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चल पा रहा है ना, उसको इस बात की ज़्यादा खुशी है। और कितने दिनों के बाद, तो उसको वो जब उसका जो चेहरा है जब ये बोल रहा है ना तो उसमें एक भूख नज़र आ रही है, गॉन्ट नज़र आ रहा है। जैसे एक इंसान जब बहुत दिनों से बीमार होता है तो उसके चेहरे का ना ऐसा बीमार वाला उसके चेहरे देख कर कि उसके चेहरे को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि वो बीमार था, वो रोगी था, ठीक है। तो उस एक्सप्रेशन को बोला जाता है गॉन्ट। दुबला हो जाता है चेहरा, बिल्कुल ही ऐसे गाल वाल अंदर चले जाते हैं तो उसको गॉन्ट बोला जाता है। तो से हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड हेयर, और उसके जो बाल थे वो बिखरे हुए थे, बहुत दिनों से उसने हेयर कट नहीं कराया था। तो स्टबली का मतलब है कि उलझे हुए, ऐसे बिखरे हुए बाल। जो अरेंज नहीं होता उसको स्टबली कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि उसके बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, और उसके बिखरे हुए बालों के नीचे जो चेहरा था वो एकदम दुबला सा, बाल बड़े हैं, चेहरा एकदम छोटा सा है, और वो भी अभी बीमार होने की वजह से घुस गया है, पूरा चेहरा धंस गया है, गाउंट हो गया है। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था देखने में, लेकिन उसके चेहरे पे फिर भी वो खुशी दिखाई दे रही थी कि वो इतने दिनों के बाद उठ करके खड़ा हुआ है अपने पैरों पे। ये बहुत अच्छी बात थी। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू। If I had not met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today, I know that. और अब वो जितना खुश है उसके लिए वो सदाव को थैंक करता है। वो कहता है कि डॉक्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और वो बोलना शुरू करता है कि मेरे पास कुछ है आपको बोलने के लिए, प्लीज़ उसको सुन लीजिए। क्योंकि सदाव ने तो उसको मना किया था कि जितना मैं पूछूँ उतना ही जवाब देना, उसके अलावा कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट मुझे अपना नाम भी मत बताना। तो इसीलिए सदाव कहता है, वो लड़का कहता है कि
डॉक्टर मैं जो बोलना चाहता हूँ प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए, मेरे पास कुछ है आपको बोलने के लिए। अगर मैं आपके जैसे जैप के साथ नहीं मिलता, जैप मीन्स अमेरिकन बहुत ज़्यादा स्लैंग यूज़ करते हैं, तो जापानीज़ को उसने जैप बना दिया। तो कहता है अगर मैं आपके जैसे जापानीज़ से नहीं मिला होता तो आज शायद मैं ज़िंदा नहीं होता। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हर जापानीज़ आपके जैसा नहीं है। तो अगर मैं आपके जैसे जैप से यानी जापानीज़ से नहीं मिला होता तो शायद मैं आज ज़िंदा नहीं होता। तो मेरी अच्छी किस्मत है कि मैं आपसे मिला हूँ। सदाव बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक। सदाव अपना सर झुकाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि इधर तो सदाव उसको मारने का प्लान कर रहा है और इधर ये आदमी जो है उसको थैंक कर रहा है कि आप मेरी जान बचाए, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे हैं, इसको अच्छा समझ रहा है। और सदाव है भी अच्छा, लेकिन अभी सदाव को तो पता है कि वो क्या प्लान करके आया, उसने क्या किया है। तो इसीलिए सदाव जो है वो बस सर झुका पाता है और कुछ बोल नहीं पाता है। श्योर आई नो दैट टॉम वेंट ऑन वार्मली। और टॉम यानी वो लड़के का नाम टॉम है, तो कहता है कि हाँ मुझे अच्छे से पता है, मैं जानता हूँ ना, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। His big thin hand gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. और वो अब एक चेयर पकड़ता है, चेयर का सहारा लेता है, तो उसके जो नकल्स हैं वो पूरे सफ़ेद हैं, वो बहुत ज़्यादा ही गोरा है। और उसके जो हाथ हैं एकदम पतले पतले, क्योंकि अभी बहुत दिनों से वो दुबला हो चुका है, बीमार है, इतने दिनों से ढंग से खाया पिया नहीं है, तो उसके हाथ बहुत पतले पतले हो गए। उतना बड़ा आदमी लेकिन एकदम पतला सा हाथ। और वो चेयर को पकड़ता है और उसका जो नकल्स है वो बिल्कुल ही सफ़ेद दिखाई दे रहा है। और आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स, वो कहता है मुझे पता है कि अगर काश दुनिया के जितने भी सारे के सारे जापानीज़ आपके जैसे होते, सारे के सारे जापानीज़ अगर आपके जैसे होते तो इस दुनिया में वॉर ही नहीं हो रहा होता। ठीक है, यानी कि उसको पता है, एक तरफ उसको जिन जापानीज़ ने उसकी ऐसी हालत की है, एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ वही जापानीज़ हैं जो सदाव है। सदाव भी एक जापानीज़ है, तो दोनों ही जापानीज़ है, लेकिन दोनों के पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ नेशनैलिटी मैटर नहीं कर रही है, यहाँ पे इंसान का नेचर मैटर करता है कि इंसान का क्या बिहेवियर, इंसान में ह्यूमैनिटी है कि नहीं। जिस जापानीज़ ने उसको गोली मारी है एक 17 साल के लड़के को, वो क्रूअल है ना, वो क्रूर है। और ये जापानीज़ सदाव वो उसकी जान बचा रहा है, तो इसमें ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। तो दोनों जापानीज़ ही हैं। तो एक नेशनैलिटी किसी को अच्छा या ख़राब नहीं बनाती है, वो उसका अपना ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो इसलिए लेकिन ये फिर भी कहता है कि मुझे पता है कि नहीं, काश मैं ऐसा उम्मीद कर सकता कि सारे जापानीज़ आपके जैसे होते तो दुनिया में वॉर ही नहीं हो रहा होता। और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो, यानी सदाव को बोल रहा है ये। परहैप्स सदाव सेड विद डिफ़िकल्टी, तो सदाव भी कहता है शायद, लेकिन डिफ़िकल्टी के साथ कह रहा है, मतलब उसको मुश्किल हो रही है कुछ बोलने में, क्योंकि इधर तो वो कुछ ऐसा सिनिस्टर प्लान करके आया ना, कुछ ख़राब प्लान करके आया ना, मर्डर प्लान करके आया उसी लड़के का जो इसकी तारीफ़ कर रहा है बैठ करके। तो उसको कुछ बोलते, उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही है, वो कुछ बोलते नहीं बन रहा उसको। तो वो कह रहा है कि हाँ शायद सारे जापानीज़ मेरे जैसे होते तो दुनिया में वॉर नहीं हो रहा होता। तो ये पूरा स्टेटमेंट ना बोल करके वो सिर्फ कहता है हाँ शायद। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर टू गो बैक टू बेड। वो कहता है चलो, अब मुझे लगता है कि तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो तुम्हें वापस आराम करना चाहिए, बेड पे जाओ। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू द बेड एंड देन बाउड। गुड नाइट ही सेड। वो उस लड़के को, टॉम को हेल्प करता है बेड पे लिटाने में और सर झुकाता है और कहता है गुड नाइट, आराम करो। क्योंकि ये जो गुड नाइट था ये शायद आखिरी गुड नाइट था। आज रात ही असैसिन्स आने वाले थे, आज रात ही उसका शायद मर्डर हो सकता था। ठीक है, और आगे क्या होगा ये तो हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन आज रात ये होने वाला था, ये प्लान को ये लोग अंजाम देने वाले थे। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। सदाव को बहुत ख़राब नींद आई उस रात, अच्छे से वो नहीं सो पाया। टाइम एंड अगेन ही वोक, बार बार वो उठ जाता था। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप, क्योंकि टाइम नहीं बताए थे जनरल बोले थे आज रात भी भेज सकते हैं, अगर तुम चाहो तो 1-2 रात के बाद भेजेंगे, कभी भी वो लोग जाएंगे और उसको मार करके आ जाएंगे, तो तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो सदाओ उस रात सोता है तो उसको कहीं भी हल्की फुल्की भी आहट होती है तो उसको लगता है कि कदमों की आहट है, कदमों की आवाज़ है, कोई आया है और वही लोग आए हैं और उसको मार दिए। ठीक है, उसको बार बार ऐसा महसूस होता है। द साउंड ऑफ ट्विग ब्रोकन और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, कभी उसको आवाज़ आ रही है कि कोई टहनी टूट रही है, कभी आवाज़ आ रही है कि गार्डन में कोई पत्थर फेंक रहा है। मतलब कुछ ना कुछ। जब हमारे दिमाग में ऐसा कुछ, अगर एक बार रात में आप भूत को इमेजिन कर लो या भूत की याद आपको आ गई तो आपको हर तरफ आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी, चाहे वो आवाज़ हो रही हो या ना हो रही हो, आपको वो आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी। ठीक है, और यहाँ पे वैसे ही उसको ऑलरेडी मालूम है कि उसके घर में 2 मर्डर्स आने वाले हैं और उसको अब तो ये वहम हो रहा है कि कभी उधर आवाज़ आ रही है, कभी उधर आवाज़ आ रही है। तो ये बहुत हल्की नींद में सो रहा है, बार बार जाग जा रहा है, बार बार उसके दिमाग में वही आ रहा है। A noise such as men might make who carried a burden, और कभी आवाज़ उसको ऐसी आ रही है जैसे एक इंसान अगर किसी बोझ को उठाया हुआ रहे तो उसके आवाज़ वो इधर उधर जिस तरीके की आवाज़ निकालेगा वैसी आवाज़ कभी कभी उसको सुनाई दे रही है। मतलब जब इंसान के दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो उसको अपने आसपास इल्यूजन होने लगता है, हेलुसिनेशन होने लगता है कि वैसा ही कुछ हो रहा है। ठीक है, यही यहाँ पे भी उसके साथ वही हो रहा था, या तो उसको आवाज़ें आ रही थी वैसी। The next morning he made the excuse to go first into the guest room, और अगली सुबह होती है और अगली सुबह जैसे ही हुई वो किसी बहाने से बस वहाँ रूम में जाना चाहता है, किसी भी बहाने से, किसी तरीके से बस उसको उस रूम में जाना है और बहाना करता है कि सबसे पहले वही जाए, क्योंकि मर्डर हुआ होगा या रूम में नहीं रहेगा तो लोग पैनिक कर जाएंगे, हैना पैनिक कर जाएगी, घबरा जाएगी और ज़्यादा, तो इसीलिए वो बहाना करता है कि वही पहले उस रूम में जाए, कमरे में जाए। टाइम एंड अगेन if the American were gone, then he could simply tell Hannah that so the general had directed. But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was a shaggy blonde head. और अगर वो रूम में बोलता है कि पहले जाने का बहाना इसीलिए करता है कि अगर वो रूम में जाएगा तो देखेगा अगर अमेरिकन वहाँ पे नहीं है तो वो डायरेक्टली जा करके हैना को सारी बातें सच्चाई बता देगा कि जनरल ने ऐसा ऐसा प्लान किया था और ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ है, हम लोग सब कुछ, मैं सब कुछ हैना को बता दूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसे क्या नज़र आता है कि वहाँ पे तकिया पे एक इंसान सो रहा है ब्लॉन्ड हेयर के साथ, यानी कि अमेरिकन अभी भी वहाँ पे है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। शैगी ब्लॉन्ड हेयर मतलब बिखरे बालों के साथ। He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. और उसने ये देखा कि वो बहुत सुकून से, बहुत चैन से क्वाइटली सो रहा था। अभी तक उसको वो जागा नहीं है, बड़े आराम से वो सो रहा है। कौन देखता है? सदाओ देखता है कि जो अमेरिकन है बड़े आराम से, बड़े सुकून के साथ सो रहा है और वो उसको जगाता नहीं, वापस से दरवाज़ा बंद करता है और वहाँ से चला जाता है। He is asleep, he told Hannah. वो हैना को बोलता है वो सो रहा है। हैना, he is almost well to sleep like that. और वो कहता है कि बड़े आराम से सो रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करना, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। he is almost well, वो ठीक है। What shall we do with him? Hannah whispered in her old refrain. हैना वापस से अपना वही राग गाती है और कहती है कि हम लोग इसके साथ क्या करने वाले हैं सदाओ। फिर से वही क्वेश्चन, क्योंकि यही राग इतने दिनों से घर में गाया जा रहा है और वो वापस यही सवाल करती है कि हम लोग इसके साथ क्या करने वाले हैं सदाओ। बट सदाओ shook his head. I must decide in a day or two, he promised. सदाओ अपना सर हिलाता है कि तुम टेंशन मत लो, हम 1-2 दिन में तुमको पक्का डिसाइड करके बताते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसके साथ। 1-2 दिन में इस बात का इसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या करना है हम लोगों को। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट। और उसके दिमाग में पक्का ये बात सदाओ के दिमाग में चल रही थी कि आज तो पक्का, कल नहीं हुआ, कल वो लोग नहीं आए, लेकिन नेक्स्ट डे तो ज़रूर आएंगे, तो आज पक्का वो लोग आएंगे ही आएंगे और आज ही वो रात होगी जिस दिन अमेरिकन को वो लोग मार डालेंगे। There rose a wind that night. और उस रात तूफ़ान आता है, बहुत ज़ोर से हवा चलती है। And he listened to the sound of bending bows and whistling partition. और वो उसको आवाज़ सुनाई दे रही है बेंडिंग बोज की, जो टहनियाँ हैं जो ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे होती हैं, तो उसको बाउज बोला जाता है, पेड़ों की टहनियाँ। और विस्लिंग पार्टीशन, जो घर के पर्दे होते हैं या खिड़की में एक पार्टीशन लगा होता है, जो एक पर्दा होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो एक ऐसे मटेरियल का होता है जो बहुत आवाज़ करता है,
तो वो विसल कर रहा है, यानी कि वो जब हवा चल रहा है तो उससे जो आवाज़ आ रही है तो ये सब उसको उसके कान में जा रहा है, ये सब सुनाई दे रहा है उसको। हैना वोक टू, हैना भी उठ जाती है। ought we not go to and close the sick man's partition, she said। और वो कहती है हम लोग को जाना नहीं चाहिए और उसके रूम का दरवाज़ा नहीं बंद कर, पार्टीशन नहीं बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सदाव को तो बोला गया था पार्टीशन को खुला रखने के लिए, और वैसे भी वो लोग जनरली उसके पार्टीशन को खुला ही छोड़ देते हैं। तो सदाव, वो इतना आवाज़ आ रहा है, इतना हवा चलने की वजह से उससे बहुत ज़्यादा विस्लिंग हो रही है, आवाज़ आ रही है पार्टीशन से। तो हैना कहती है कि हम लोग को जा करके और उस पार्टीशन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आज बहुत तूफान आ रहा है ना, तो इसीलिए बंद कर देना चाहिए। नो, सदाव सेट, सदाव कहते हैं नहीं, रहने दो, क्योंकि सदाव को तो पता है कि वो पार्टीशन खुला नहीं रहेगा तो वो लोग आएंगे कहाँ से। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, और सदाव कहता है नहीं, वो खुद कर लेगा, इतना अब वो काबिल है कि वो इतना कर सके, इतना करने की ताकत उसमें है, वो कर लेगा, छोड़ दो। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, लेकिन अगली सुबह होती है, अगली सुबह भी सदाव वहीं पे है, अमेरिकन वहीं पे है, कुछ नहीं हुआ उसको, वहीं सो रहा है। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, चलो अगला रात हुआ, तीसरी रात हो गई, आज कुछ हो जाएगा, आज शायद अमेरिकन वो लोग आएंगे और अमेरिकन का मर्डर करके चले जाएंगे। देन विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। अब तीसरी सुबह तो इंसान उम्मीद कर ही सकता है कि आज, क्योंकि वो तो बोला था कि आज बोलोगे, कल बोलोगे, या जब भी बोलोगे वो लोग 1-2 दिन के अंदर आकर के कभी भी ऐसा करके चले जाएंगे। तो एक दिन बीत गया, 2 दिन, एक रात बीत गया, 2 रात बीत गया, आज तीसरी रात है, तो आज तो फाइनली जो होना है वो प्लान को अंजाम वो लोग दे ही देंगे। और कल तक सिर्फ तूफान आया था, आज बारिश भी होनी शुरू हो गई। अब जब बारिश हो रही थी तो विंड की आवाज़ अब बहुत तेज़ बारिश में बदल गई है, और गार्डन में पूरी तरफ पत्तों पे बारिश की बूंदों की गिरने की आवाज़ है। और जब ऐसी आवाज़ आती है तो चारों तरफ ऐसा साउंड करता है कि कोई चल रहा है, या चोरी छुपे कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। ईव्स का मतलब चोरी छुपे सुनना, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जो गार्डन के बाहर है या तो कोई आया है, क्योंकि उतनी आवाज़ है, उतना साउंड आ रहा है, तो ये लोग ध्यान लगा करके ही सुनेंगे ना, तो कान लगा के किसी चीज़ को सुनना, क्योंकि ऐसे तो सब तरह शांति है तो कभी इसको कदमों की आहट सुनाई दे रही है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन अभी गार्डन में बहुत आवाज़ है, बारिश हो रही है, पानी पड़ रहा है, तो अलग आवाज़ है, तो कोई आएगा भी तो सुनाई नहीं देगा। तो ये लोग ये जो सदाव है वो ईव्स करता है, ईव्स यानी कि कान लगा करके सुनने की कोशिश करता है कि कोई आया तो नहीं। सदाव स्लिप्ड अ लिटिल बेटर, और आज सदाव को थोड़ी अच्छी नींद आई है। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लीप टू हिज फीट, लेकिन अचानक से कोई आवाज़ आती है जिसमें कुछ टकराने की आवाज़ आई, क्रैश की आवाज़ आई, और वो उछल के खड़ा हो जाता है। लीप्ड का मतलब उछलना, वो छलांग लगा के ऐसे खड़ा हो जाता है। What was that? हैना क्राइड, और हैना भी घबरा जाती है, ये क्या था, ये क्या हुआ। द बेबी वोक एट हर वॉइस, और बच्चा भी सोया हुआ था, वो भी उठ जाता है अचानक उसकी आवाज़ सुन करके, एंड बिगैन टू वेल, और रोने लगता है, जैसे बच्चे आवाज़ निकाल के रोते हैं ना वैसे, तो उसको वेल बोला जाता है, विलाप करना, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल के रोना, दैट इज़ वेल, जैसे बच्चे रोते हैं। आई मस्ट गो एंड सी, और हैना कहती है मैं जा करके देखती हूँ क्या हो रहा है। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, लेकिन हैना उसको सदाव उसके हाथ को पकड़ लेता है, रोक देता है, और उसको हिलने नहीं देता है वहाँ से, क्योंकि सदाव को पता है कि वहाँ क्या चल रहा है, कुछ टकराने की आवाज़ आई है, कुछ हो रहा है, यानी कि बाहर क्या हो रहा होगा, ज़रूर मर्डरर्स आए होंगे, और वो लोग या तो उसको मार दिए होंगे, बॉडी ले करके जा रहे होंगे, गलती से टकरा गए होंगे, या तो उसको मारने के दौरान उसने थोड़ी हाथापाई की होगी, या कुछ तो हो रहा है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है हैना के लिए, लेकिन सदाव के लिए दैट इज़ प्रेडिक्टेबल। सदाव को सब पता है कि क्या कैसे चल रहा है, क्या सीन है वहाँ पे। सदाव, शी क्राइड, वो चिल्लाती है, क्यों रोक रहे हो सदाव, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या हो गया है तुमको। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रेथलेस वेटिंग। हैना को शक हो जाता है कि सदाव कुछ तो करा रहा है, कुछ तो हो रहा है पक्का, और हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उसके चेहरे पे, सदाव के चेहरे पे जो डर दिखाई दे रहा था वो हैना के जहन में घुस जाता है, और वो वहाँ पे 2 मिनट के लिए बेसुध खड़ी हो जाती है। उसको समझ में आ जाता है कि सदाव पक्का कुछ कर रहा है।
And again we have come to a very interesting end, and now we'll find out what happens next in the next lecture. Thank you.